गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी 30 तारीख को जूलॉजी का पेपर हो गया। सब लोग की टेंशन थी कैसा आएगा पेपर, कहाँ से आएगा, कैसे कैसे होगा। तो पेपर बेसिकली सच में कंपैरेटिवली जो पिछले सालों के कंपैरिजन में तो टफ था, मगर ऐसा भी नहीं है कि हमारी किताब से वो बाहर से था। मतलब जो सिलेबस है वो उसी में से था। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर किया था, बजाय कि पीवाईक्यू रैंडम टॉपिक से जिन्हें प्रिपेयर किया था उनके लिए समस्या था। मगर जो लोग होलिस्टिक सिलेबस कवर करते हैं, मतलब कि सपोज करिए एंजाइम जब पढ़ते हैं तो उसका जो एक्टिवेशन है, उसका मैकेनिज्म है, क्योंकि जब मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो बेसिकली उसके जो एक्टिवेशन एनर्जी जैसा जो कंसेप्ट है वो उसी के इंटरनलाइज फैक्टर में होता है। तो जो भी स्टूडेंट वो जिन्होंने सिलेबस किया था उनका पेपर तो अच्छा गया था, मगर जो स्टूडेंट जो पीवाईक्यू पीवाईक्यू करके करते हैं तो उसमें समस्या क्या होता है। पीवाईक्यू में आप रैंडम टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, माइंड उस चीज को इंटरकनेक्टेड वे में नहीं पढ़ता। मतलब अगर आपसे एपोप्टोसिस पूछा जाएगा तो आप उसको आप उसकी डेवलपमेंट बायोलॉजी से कवर नहीं कर पाएंगे कि क्यों मॉर्फोजेनेसिस होती है या डेवलपमेंट होता है, तो वहां पे एपोप्टोसिस का काम क्या है। उसी तरह से बाकी रीजनरेशन और डीजनरेशन में बाकी जगह पे किसी चीज का काम क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपके पास 10 पॉइंट बहुत अच्छे से नहीं होंगे। मगर आप सोचिए, अगर आप बहुत होलिस्टिक में और सिलेबस को अच्छे से समझ करते हैं तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन आपके सिलेबस में है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट आपके सिलेबस में है, एचआईवी की एंट्री आपके सिलेबस में है। ठीक है, और उसके बाद जो आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शन होता है इम्यूनिटी में, वो सेल रिकॉग्निशन में, ये सारा आपके सिलेबस में है। जब आप होलिस्टिक सिलेबस करते हैं तब पेपर में जो आप लिख के आएंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो ज्यादा डिफरेंट होगा, बजाय कि आप रैंडम टाइप लिख के आए कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो अगर जो अच्छा स्टूडेंट है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में जब बताएगा तो वो तुरंत बताएगा लिपिड रैफ्ट होता है, उस पर एक रिसेप्टर होता है, वो पर्टिकुलर रिसेप्टर को ही एक्सेप्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर एसिटिल कोलिन के लिए कोई रिसेप्टर है तो वो उसी को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट नहीं करता। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का आप उससे एग्जांपल बता के आएंगे। ठीक है, तो ये सारा आपको करना पड़ेगा। और दूसरा साथ में क्या है, हमने बुक तो दे दी, उसमें से सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मगर इसको आपको ये क्या है, ये जो टाइम होता है जून से लेके, जिनका सपोज करिए आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, तो आपको किसी भी स्टूडेंट को जूलॉजी हर हाल में ये जून से दिसंबर के बीच में कंप्लीट करना होगा, और साथ साथ उसमें टेस्ट लिखना होगा। और टेस्ट लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप रैंडम कोई भी आंसर कट लिख देते हैं और कोई आपको उसमें कमेंट दे देता है, आप बड़े खुश हो जाते हैं। आपका टेस्ट का इवैल्यूएशन बेसिकली हर स्टेज में होगा। मतलब जैसे आप हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन करते हैं तो आप हमारी जो कॉपी का इवैल्यूएशन होता है, तो इंट्रो में क्या लिखेंगे, बॉडी में क्या है, कंटेंट का लेवल आप कैसे ऊपर कर सकते हैं। सुपरफिशियल कंटेंट में लेके आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन अभी इस साल जो आया हुआ है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट और इन सब का आपसे क्या पूछ दिया, स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन पूछ दिया। फंक्शन में लिटरली आपके पास कंटेंट नहीं है। ठीक है, न्यूट्रोफिल को जब तक आप जाके इम्यूनिटी से नहीं जोड़ेंगे, न्यूट्रोफिल बेसिकली क्या करता है, इनेट इम्यूनिटी में उसका काम है, वो आप उसको बताएंगे किस तरह से इन्फ्लेमेशन में उसका रोल है, किस तरह से पेरिन रिसेप्टर में उसका रोल है, किस तरह से हिस्टामिन रिलीज करता है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं जब आप उसको बताएंगे वहां पे किस तरह से मतलब ये सारा जो इनेट इम्यूनिटी वाला फंक्शन उससे रिलेट करके बताएंगे, तब जाके न्यूट्रोफिल के बारे में बता पाएंगे। उसी तरह से मोनोसाइट के बारे में बताएंगे, तब आप मैक्रोफेज से उसको कनेक्ट करेंगे, तब बताएंगे कि कैसे वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, सेलुलर और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करता है। तो आपके पास वो लेवल का कंटेंट होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि न्यूट्रोफिल को बाद लिख देंगे कि ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, आपको मार्क्स मिल जाएगा, तो मार्क्स मिलेगा, मगर 15 में वही 4, 5 या 6 मिल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं मिलना आपको। तो आपको कंटेंट का लेवल ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि हमने जो आपको बुक दी है वो आप ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ वहीं से है, मगर वहीं से होने का मतलब नहीं है कि आप बुक ले लिए और कबर्ड में रखे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि आप वहां एग्जाम में लिख पाएंगे। कितना भी प्रिपेयर कर लीजिए, आपने इससे पहले एग्जाम दिया होगा, तो हमेशा एक मन में रिग्रेट रहता है, काश ये और लिख लेते, ये कुछ और लिख लेते, कुछ और लिख लेते। अगर ये रिग्रेट लेके आप एग्जाम मीन्स में देंगे तो हमेशा मार्क्स कम आएगा। तो इसलिए जरूरी क्या है कि आप जून से लेके दिसंबर के टाइम को जूलॉजी को अच्छे से प्रिपेयर करिए, वहां रेगुलर टेस्ट लिखिए। उससे क्या होगा कि आपका सपोज करिए जो भी क्वेश्चन है,
सपोज करिए कनाल सिस्टम आपने प्रिपेयर किया, तो अगर वो क्वेश्चन वहां पे अगर आ जाता है, तब आपकी कॉपी कितनी सुंदर होगी, कितनी मतलब एकदम वेल स्ट्रक्चर कॉपी होगी। अगर सपोज करिए 19 क्वेश्चन आपको करने हैं, 14 से 15 क्वेश्चन तो पक्का हमारी टेस्ट सीरीज से होगा, उससे बाहर जाएगा कहां से, क्योंकि सिलेबस में पार्ट है तो वो उसी से आने वाला, कहीं से बाहर नहीं जा रहा। अगर 15-16 क्वेश्चन आपके एकदम टेस्ट सीरीज से आ गए, और बुक से तो 100% आ ही रहे, अगर वहां पे आए और आपने उसको लिखा, तो वो कॉपी आपको इमेजिन नहीं है कितनी सुंदर होगी, कितनी वेल स्ट्रक्चर्ड होगी, मतलब उस कॉपी का लेवल ही डिफरेंस होगा। बात समझ रहे हैं? अगर आप ऐसे ही जाएंगे कि सोच रहे हैं आज ये चैप्टर पढ़ ले, कल ये पढ़ रहे हैं, उसके बेसिस पे आप मेंस एग्जामिनेशन जाएंगे, तो वहां रिग्रेट होगा ही, क्योंकि जून के बाद जैसे ही प्रीलिमिनरी होता है, तो सबसे बड़ा बर्डन क्या होगा, आपका करंट अफेयर। जब आप प्रीलिमिनरी दे रहे होंगे तो मार्च तक, या ज्यादा से ज्यादा अप्रैल का, अपने अप्रैल भी बहुत रेयर है, मार्च तक का करंट अफेयर आपने पढ़ के गया होता है आप मेंस में, ठीक है। और जिन लड़कों ने पीटी 365 से अगर मेंस मतलब सॉरी प्री को निकाला हुआ है, तो वहां एक समस्या ये फंसेगी कि आपको जैसे ही प्री होगा, आपका सिलेक्शन हो रहा होगा, तो आपको ये समस्या फंस जाएगी कि करंट अफेयर कहां से करें। करंट अफेयर सबसे ज्यादा कवर करने में आपका टाइम मिल जाएगा। जूलॉजी में आपके पास हार्डली कोई टाइम नहीं होगा, प्रैक्टिस आप कर नहीं पाएंगे, और आप जाएंगे बिना लिखे एग्जाम में जाएंगे। जूलॉजी बस आपका ये होगा किसी तरह से कंप्लीट हो जाए, बस मतलब बस क्वेश्चन फिलअप करके आ जाए। तो पेपर चाहे आसान दिखे चाहे कठिन दिखे, सवाल ये है कि आपको जो क्वेश्चन आते थे, क्या आपने उस लेवल से किए या नहीं, ठीक है। जैसे न्यूट्रोफिल मोनोसाइट मैक्रोसोइड वाला क्वेश्चन है, दिखने में इतना इजी है, आपको भी सामने में लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी है, मैं बहुत अच्छे से करके आऊंगा, ठीक है। लाइसोसोम का क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको लगेगा कि बहुत अच्छे से मैं करके आऊंगा, मगर लिटरली में आपके पास फंक्शन में उसके पास कंटेंट नहीं है, ठीक है। जब आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप कैसे करेंगे, है ना। तो आपके लिए जरूरी है जो हमारी बुक है उसको रेगुलर रिवाइज करिए, और उसके बाद उसके साथ साथ आप जब आंसर्स लिखेंगे ना, तब आपके माइंड में एक अच्छी सी विजुअल मेमोरी बनेगी। तो जब आपको उसी से रिलेटेड जब जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपका कॉपी बहुत अच्छा होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, वेल मैनर्ड होगा, तो वहां पे नंबर का आने का चांसेस आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब आपको दिखाते हैं, एक टू 1 बाय 1 क्वेश्चन चलते हैं, और फिर बताते हैं बुक में कहां से है और कैसे इस्तेमाल करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अब पहला क्वेश्चन है प्रोटीन सॉर्टिंग इन, आपका प्रोटीन सॉर्टिंग है गोल्गी बॉडी। अब अगर आप ध्यान से, अगर आपको पता हो कि ये हमारे टेस्ट सीरीज में भी था, अगर आप फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी जानते हैं, अगर आपके बारे में आपको फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी पता है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन ही क्या है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन और उसका बेसिकली सही लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट करना, यही गोल्गी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। ये हमारी बुक में, अगर इस क्वेश्चन को अभी हम आपको दिखाते हैं आगे कहां कहां पे कवर है, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ लैम्बर्स क्रोमोसोम, सिम्टम्स ऑफ थैलेसीमिया। अब ये थैलेसीमिया और ये सारा चीजें हैं, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। थैलेसीमिया में क्या होता है, ये आपको बुक में दिया होगा कि अल्फा और बीटा चेन में जब एब्सेंस हो जाते हैं या उसमें डिस्टर्बेंस होता है, तो उसमें थैलेसीमिया होता है। तो उसमें सिम्टम्स क्या होगा, ब्लड का प्रॉब्लम होगा। तो ब्लड अगर बॉडी में कम होगा, ठीक है, तो आपका बॉडी वेट कम होगा, न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी होगा, ऑक्सीजन या जो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको वहां पे कभी कभी इस्तेमाल करना होता है। ट्रीटमेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और बाकी उससे ज्यादा मेडिसिन आपको याद नहीं होगा, और ये हम लोग पढ़ते भी नहीं है। बाकी आप जेनेटिक ट्रीटमेंट के बारे में आप बता सकते हैं कि कोई किस तरह से हम बाकी जेनेटिक लेवल पे ट्रीटमेंट इसका किया जा सकता है। अगर हम पहले से जानते हैं, अगर ये जेनेटिक मतलब पेडिग्री एनालिसिस में है, तो वहां काउंसलिंग करके, आपका जेनेटिक काउंसलिंग करके और जीन एडिटिंग या जो नए टेक्निक आए हैं वो करके हम न्यू जनरेशन में इसको जाने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका थैलेसीमिया पे है। कपलिंग एंड रिपल्सन हमारी बुक में डायरेक्टली अभी आपको दिखा रहे हैं, सिमेट्रिक और स्पेशिएशन। अब आइए ये 5 क्वेश्चन को हम बुक से देखते हैं कहां से है। अब ये ध्यान से देखिए, गोल्गी बॉडी का हमारे चैप्टर में 3 में होगा, और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन। अब ये कोप 1 कोप 2 वाला प्रोटीन होता है, ये आप वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है आप उसमें पढ़ेंगे तो ये पूरा दिया हुआ है। ये आप ध्यान से देखिए, पूरा प्रोटीन सॉर्टिंग के बारे में ये दिया हुआ है।
ये पूरा सारा जो कंसेप्ट है ये प्रोटीन सॉर्टिंग के बारे में है, किस तरह से प्रोटीन का सल्फेशन होता है, ग्लाइकेलेशन होता है, बाकी जो मॉडिफिकेशन जितने भी होते हैं या यहीं पे होते हैं, उसके बाद वो लाइसोसोम में या वेसिकल के फॉर्म में बॉडी मतलब सेल से वो बाहर जाते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली ये प्रोटीन सॉर्टिंग पूरा इस बुक में दिया होगा पोलैरिटी के कंसेप्ट में, या यहाँ पे लिखा भी है प्रोटीन सॉर्टिंग, ये सारा चीजें ये सारा बुक में दिया हुआ है। इसके साथ साथ आप अगर ध्यान से देखोगे किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होता है ये भी यहाँ दिया हुआ है, ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में ये दिया होगा। तो बेसिकली क्या होता है, गोल्गी बॉडी में जितने भी प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट होता है उसका, और वो वेसिकल के फॉर्म में बॉडी से सेल से वो बाहर जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, एसिटिल कोलिन है, उसका सिंथेसिस स्टार्ट कहां से होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होगा, फिर गोल्गी बॉडी में जाएगा, फाइनल जो मॉडिफिकेशन है ये सारा गोल्गी बॉडी में होगा, फिर वो वेसिकल के फॉर्म में एक्सोसाइटिस करके वो बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये सारा होता कहाँ है, ये आपका गोल्गी बॉडी में होता है। इसी क्वेश्चन को पूछा है, और ये पूरा यहाँ पे देखिए कोप 1 कोप 2 के प्रोटीन के बारे में ये वहां बताया हुआ है, ये कोप 2 प्रोटीन, ये सारा मैकेनिज्म आपको बताया हुआ है। तो आपको ये काम करना है, आपको ये चीज अगर आप सही से सिस्टमेटिक वे में पढ़ा होता आपने, या फिर आपने पहले से इसको अगर टेस्ट में लिखा होता, तो इस क्वेश्चन को करना आसान नहीं है। सिर्फ ये लिख के आने से सुपरफिशियली कि गोल्गी बॉडी में सल्फेशन होता है, ये होता है, वो होता है, आपको उस तरह से आंसर नहीं मिलेगा। तो आपको बेसिकली पूरा मॉडिफिकेशन सिस्टम लिखना है, फिर आपको लिखना है कि किस तरह से वो वेसिकल के फॉर्म में कौन कौन से कॉप 1 या कॉप 2 है, या अदर भी रिसेप्टर्स होते हैं, वो आपको बुक में दिया होगा, उसमें से आप देखेंगे। फिर वो कहाँ मैनोज होता है तो किसके पास जाता है, कोट 1 प्रोटीन होता है तो कैट 2 होता है, तो वो सारा कहाँ जाता है, और एक एग्जाम्पल से आपको वहां पे बताना है कि किस तरह से वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होके वो फाइनली वो जाता है। ठीक है, तो ये सेक्रेटरी वेसिकल बनता है, लाइसोसोम जो बनता है ये गोल्गी बॉडी के बाद से बनता है। तो ये आप देख लेंगे किस तरह से बुक में दिया है, पूरा डिटेल में दिया है आपको। ये बार बार जब, इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ एटलीस्ट 10 बार रिवाइज करना है। 10 बार जब रिवाइज करेंगे माइंड में ना एकदम पिक्चर बना होगा कि गोल्गी बॉडी में मुझे क्या क्या लिखना है, क्या क्या। इस बार देखिए प्रोटीन सॉर्टिंग पूछ दिया, लास्ट टाइम उसने रोल पूछ दिया था स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो आपको कोई टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है, ताकि चाहे वो कुछ भी पूछे गोल्गी बॉडी से, वो कुछ भी आप लिख सकें, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब आगे आते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन था इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ लैम्बर्स ऑन फंक्शन। अब ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ा होगा, फंक्शन में आपके पास जो मतलब सुपरफिशियली तैयार करते हैं उनके पास फंक्शन पे ज्यादा पॉइंट्स नहीं होंगे। अब यह ध्यान से देखिए, लैम्बरस को क्रोमोसोम दिया गया है, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, फंक्शनल रूम ऑफ लाइसोसोम दिया हुआ है, राइनल सिंथेसिस, हाई ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स, ये सारा स्ट्रक्चर, ये पूरा सारा आपको, ये सिग्निफिकेंस के भी कुछ पॉइंट फंक्शन में चले जाएंगे, ये सारा आपको लाइसोसोम के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये थैलेसीमिया के बारे में तीसरा क्वेश्चन था, सिम्टम्स, और ये कुछ तो चीजों में कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। और ये 2 जगह पे थैलेसीमिया आपको दिया होगा, ब्लड आपको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में या टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन में, वहां पे जब जाएंगे तो डिफेक्ट वाला में दिया हुआ है थैलेसीमिया। दूसरा जेनेटिक डिजीजेस में भी दिया होगा, दोनों चीजें आपको दिया होगा। तो थैलेसीमिया एक यहां से हो गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एडल्ट हीमोग्लोबिन थैलेसीमिया। ये आपको अल्फा थैलेसीमिया यहाँ पे भी दिया है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या है करना, इसमें जब भी ब्लड का, जब भी हीमोग्लोबिन और ये चेन गड़बड़ होगा तो आपका क्या इफेक्ट होगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, न्यूट्रिशन का कमी हो जाएगा, उसका जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो कम हो जाएगा, तो बॉडी के सारे सिस्टम गड़बड़ हो जाएंगे। तो सिम्टम्स लिखना आपके कॉमन सेंस का वहां पे कभी कभी आपको यूज करना पड़ता है, तो वहां पे आप करना। ट्रीटमेंट आपके पास बहुत ऑप्शन नहीं होंगे, तो वहां पे आपको दिखाना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, मगर पेडिग्री एनालिसिस में आप जान जाते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में रोकने के लिए जेनेटिक काउंसलिंग या जीन एडिटिंग जैसे ट्रीटमेंट का आप वहां पे जिक्र करके आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब चौथा क्वेश्चन है उसके बाद, कपलिंग और रिकम्पल्सिंग। एक मिनट देखिए कौन सा है,
कपलिंग एंड रिकपलिंग ऑफ द लिंकेज। ये जनरली बेसिकली आपने नीट विथ लेवल में अच्छे से पढ़ा होगा, कपलिंग और रिकपल्सन, मगर यहाँ पे उन्होंने पहली बार पूछा है, मगर ये बुक में आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब ये देखिए यहां से कपलिंग एंड रिकपलिंग के हाइपोथेसिस के बारे में दिया हुआ है, कपलिंग क्या होता है, उसके बाद ये रिपल्सन क्या दिया है, ये पूरी तरह से बुक में बहुत ही डिटेल वे में दिया हुआ है। तो आपका काम क्या है कि आपको इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है, ये सारा दिया हुआ है। तो आप अगर जब इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो इस तरह के क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेंगे। ये सारा ये रिकम्पल्सन लिंकेज, ये सारा ये आपको सब एग्जाम्पल पूरी डिटेल में दिया हुआ है। तो आप बुक में जाएंगे, इन चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर आपको टफ इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने क्या है पीवाईक्यू बेस में रैंडम प्रिपरेशन किया हुआ है। जब आप किसी बुक से या प्रॉपर किसी स्टैंडर्ड बुक से, जैसे मास्टरिंग जूलॉजी को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो कंटेंट है वो सुपरफिशियल नहीं, बहुत डेप्थ में है, उसको आपको रिप्रोड्यूस करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे, टेस्ट लिखेंगे, तब जाके आपके माइंड में फीड होगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर के बाद से प्री का प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जूलॉजी तब तक नहीं छू पाएंगे जब तक आपका प्री का सिलेक्शन नहीं होता। और प्री के सिलेक्शन के बाद अगर आप सोच रहे हैं जूलॉजी आप कर ले जाएंगे तो ये सब ख्याली पुलाव है। भले ही हमारी 4 किताबें आपके लिए दिखती होंगी, बड़ी आसानी से कर लेंगे, मगर प्रॉब्लम क्या है कि करंट अफेयर का बर्डन, 4 जीएस का, ऐसे का बर्डन आपको जूलॉजी के लिए टाइम नहीं देगा। क्योंकि आप खुद सोचिए हार्डली 80 डेज का टाइम होता है, मैं मान ली चलिए 90 डेज का भी टाइम मान लू तो 7 पेपर होते हैं, ठीक है। 15 दिन भी आपके पास एवरेज नहीं होता, उसमें आप कभी बीमार हो सकते हैं, कभी फीवर आ सकता है, कभी पेट खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतना तो आइडियल नहीं कंडीशन होगा ना कि आप एकदम परफेक्ट रहेंगे और सुपर में, तो ये सारी चीजें वहां पे होती हैं, वो प्रेशर कंडीशन होगा। तो आपको ये सारा चीजें पहले से जूलॉजी को आपको करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज जूलॉजी हैंडल नहीं होता है। जो लोग भी, जैसे एक स्टूडेंट था, वो मतलब 9 स्टूडेंट, आप खुद सोच सकते हैं, मेरे पास 9 स्टूडेंट थे मेंस के टेस्ट सीरीज में, जिसमें से सिर्फ एक स्टूडेंट ने, 1 स्टूडेंट ने टेस्ट में मेंस की जो टेस्ट सीरीज उसमें से 6 या 7 टेस्ट लिखे थे, बाकी किसी ने एक भी टेस्ट नहीं लिखा। रीजन ये नहीं है कि इनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बट ये प्रॉब्लम क्या है कि ये इनका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे नहीं था कि इस पे एक भी टेस्ट दे सके। मतलब क्या है, इनका पहला पर्पस ये था कि किसी तरह से हमारा सिलेबस खत्म हो और वहां पे चले जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन था। तो ये चीज समझने की जरूरत है। आपको जो जूलॉजी है यहीं पे मैक्सिमम कंप्लीट करनी है और लिख लिख के प्रिपेयर करना है, क्योंकि जब आपको क्लियरली पता है कि यहीं से आना है तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप, है ना। अब आगे आइए, ये सिम्पैट्रिक एंड एलोपैट्रिक स्पेशिएशन के बारे में देखिए। ये एलोपैट्रिक स्पेशिएशन दिया, डायग्राम दिया है, सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन दिया, पूरा एग्जांपल के साथ दिया, ठीक है। तो ये 5 के 5 क्वेश्चन आपने देख लिया, बुक से आए हुए। तो कंपलसरी में ये आपको डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल से प्रैक्टिस की है। अगर आपने सिर्फ पढ़ के गए हैं तो आपकी कॉपी उस लेवल का दिखेगी नहीं, मतलब स्ट्रक्चर वेल प्रेजेंटेबल, वहां पे कटिंग वटिंग नहीं होगा, बहुत ही सुंदर कॉपी बना के आएंगे अगर आपने पहले टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस किया है। अदरवाइज रैंडम लिख के आएंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपने अगर किया होगा तो ये सारी चीजें आपको एग्जैक्टली याद होगी। अदरवाइज वहां पे रिकॉल करने और उसको प्रोड्यूस करने के जो मतलब वहां जो टशल होगा आपके माइंड के अंदर, वहां पे वो कॉपी उस लेवल पे प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं होगी, ठीक है। अब आइए उसके बाद के क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या, फैसिलिटेटेड एंड सिंपल पैसिव डिफ्यूजन मतलब सिंपल डिफ्यूजन। एक्सप्लेन हाउ म्यूटेशन अफेक्ट वेरिएशन इन पॉपुलेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, और पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। तो आइए पहले केमिकल कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। बुक में डायरेक्टली कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया है, ये पूरा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। इसके बाद लिपिड के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। फिर बहुत डिटेल, बुक में बहुत डिटेल में दिया होगा जो न्यू हेंडन की, जो अल्विन एंड हेंडरसन की जो न्यू प्रोटीन का जो डिस्कवरीज हैं, किस टाइप की प्रोटीन्स होती है, बुक में दिया होगा, आप उसको देख लेंगे, ठीक है। और उसके बारे में भी दिया हुआ है, प्रोटीन में कंपोजिशन के बारे में दिया हुआ है। फिर कार्बोहाइड्रेट, अब इस पे देखिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा दिया हुआ है। ये हमने इस तरह से बनाया है कि अगर सिंपली किसी दिन पूछ दे कि राइट डाउन द वेरियस फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
क्योंकि 2 से 3 से ज्यादा आपके पास पॉइंट नहीं होंगे, तो आपको क्या करना है, हमने यहां से आपको दे दिया है, मगर इसमें भी आपको क्या करना है, जब कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन बेसिकली सेल टू सेल इंटरेक्शन में और रिकॉग्निशन में काम होता है, तो आपके पास ये पॉइंट है, तो मगर एग्जाम्पल के लिए आप कहां कर सकते हैं, इम्यूनिटी से देख सकते हैं, सेल टू सेल इंटरेक्शन आपका सेल सिग्नलिंग के सिस्टम में दे सकते हैं, ये सारे चीजें आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ दे सकते हैं। ठीक है, तो आप ये जब प्रैक्टिस करके करेंगे तब जाके आपके माइंड में इंटरकनेक्शन होगा और उसको लिखना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, ये प्रोटीन के बारे में ये सारा दिया हुआ है, उसके बाद ये एनवन हिंडरसन का ये मैंने देखिए अल्फा ये सारा दिया होगा बुक में, आप देखिएगा जाके, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बात है। ठीक है, अब आगे आइए देखिए, उसके बाद का क्वेश्चन है सिंपल डिफ्यूजन। देखिए ये पूरा कंसेप्चुअल क्या कंडीशन होता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन कैसे कैसे क्या होता है, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दिया गया है, इसका ये दिया है, उसके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस किस तरीके से होता है। ठीक है, लिगैंड वाला, वोटेड लिगैंड वाला हो गया आपका, आयन चैनल्स वाला हो गया, ये आयन चैनल्स वाला, ये सारा दिया हुआ है। तो आपको डिफरेंस लिखना या उसके बारे में लिखना बहुत टिपिकल नहीं था, मगर इस कंटेंट को आपको अपना बनाना, बार बार रिवाइज कर करके, बार बार प्रैक्टिस करके आपका अपना होगा। सिर्फ बुक में होने से आप पढ़ के सिर्फ चले जाएंगे और आप बहुत सुंदर कॉपी बनाएंगे, सुपरफिशियल लिख देने से पेपर 2 में तो कतई मार्क्स नहीं आएगा, क्योंकि पेपर 2 बहुत ही कंसेप्चुअल पेपर है, वहां पे जो आप लिख के आएंगे उसमें आपका कंसेप्ट दिखना चाहिए कि वो किस तरह से क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है उसका और क्या बॉडी में उसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, सिर्फ रैंडम पॉइंट लिखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है तो मैकेनिको सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं, तो वो कहाँ होते हैं, वोटेड लिगैंड का कहाँ पे कोई एग्जांपल देना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल के साथ जब आप आंसर्स देंगे और मतलब कंक्रीट एग्जांपल देंगे ना, और उसका मेडिकल सिग्निफिकेंस या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का एक दो ही देना है, कोई बहुत ज्यादा वहां मेडिकल की थ्योरी नहीं लिखनी है, मगर वहां पे अगर आप ये सारे पॉइंट्स लिख के आते हैं तब आके कॉपी आपकी डिफरेंट बनेगी, और मार्क्स हमेशा तब जाके 160 170 आने का चांस है, अदरवाइज 120 पेपर 2 में मार्क्स नहीं आना। ठीक है, जब तक कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, कंटेंट में डेप्थ नहीं है, तब तक मार्क्स नहीं आएगा उसमें। अभी कुछ आगे चल के क्वेश्चन जो आपको बहुत इजी दिख रहे होंगे मगर वो सच में बहुत डिफिकल्ट होंगे, वो भी अभी हम बताते हैं आपको। ठीक है, ये सारा लिगैंड के बारे में दिया गया है, ये किस तरह से फैसिलिटेट, क्या फैक्टर्स ये सारे दिए हैं बुक में। अब उसके बाद का क्वेश्चन है म्यूटेशन और अफेक्टिंग नेचुरल पॉपुलेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके सिलेबस में म्यूटेशन तो है ही है, उसके बाद पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन भी है। तो पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन में जो माइक्रो इवोल्यूशन होता है और मैक्रो होता है, 3 होते हैं, मैक्रो और मेगा। तो ये जो मैक्रो इवोल्यूशन होता है ये बेसिकली होता क्या है, यही आपका म्यूटेशन बेस्ड जो इवोल्यूशन है वो वही है। तो आप अगर म्यूटेशन बुक में दोनों दिया है, म्यूटेशन का रोल भी दिया है, उसके साथ माइक्रो इवोल्यूशन भी दिया है, अगर वहां से आप इसको ये कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे ना, मॉडर्न सिंथेसिस म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन कंबाइंड, ये ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में पूछा है, म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, यही तो पूछा है ना, कुछ अलग से नहीं है। बुक में डायरेक्टली आपको दिया है म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन कंबाइंड वे में दिया हुआ है, ये पूरा आपको दिया है, म्यूटेशन का रोल इसमें आपको नेचुरल सिलेक्शन के फॉर्म में दिया है। उसके साथ साथ ये ध्यान से देखिएगा, दूसरे मतलब पार्ट में जब आप देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ माइक्रो इवोल्यूशन इन स्टेप वाइज मैनर भी दिया हुआ है। तो जब आप मैकेनिज्म को देखेंगे, आप माइक्रो इवोल्यूशन रिफर्स टू स्मॉल ग्रेजुअल चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पॉपुलेशन ओवर द टाइम। अब ये जो है आपको, ये आपको कहां से कनेक्ट करना है, ये आप थोड़ा सा आपको माइक्रो इवोल्यूशन से कनेक्ट करना है। जब आप होलिस्टिक वे में मल्टीपल रिवीजन करते हैं तो माइंड अपने आप कनेक्ट कर लेगा। अब आप खुद से सोचिए, सिंगल जीन म्यूटेशन इन CRR5 प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू HIV इन्फेक्शन। CR4 होता है और CRR5 होता है, तो इसमें 2 रिसेप्टर होते हैं जिसकी वजह से CRR4, ठीक है। और ये क्या होता है कि ये रिसेप्टर, ये वाला जो रिसेप्टर है यूरोपियन पॉपुलेशन में ज्यादा होता है, जिनमें इस वाले रिसेप्टर में क्या होता है कि जब आपका जो HIV प्रोटीन है GP प्रोटीन से बाइंड होता है, तो ये बैरियर क्रिएट करता है जिसमें HIV का जो वायरस होता है पेनिट्रेशन उसका आसान नहीं होता, जबकि CRR4 में जो होता है वो ज्यादा आसान होता है, या अफ्रीकन पॉपुलेशन में ज्यादा होता है।
तो ये आप कैसे बताएंगे? जब आपको एग्जाम्पल याद होगा, ठीक है। उसी तरह से बस में बहुत सारे एग्जाम्पल दिया होगा, व्हाइट बीक का दिया है, बाकी आप बुक में देखेंगे तो डिटेल में दिया है। उसके बाद ये खुद देखिए, ये पूरा एक फ्लो चार्ट फॉर्म में दिया है और एक उससे अलग भी फॉर्म में हुआ दिया था। तो आपको क्या करना है, आपको मतलब कंटेंट को बार बार रिवाइज करना है, उसके बाद इंटर करने की, तब जाके आंसर आएगा आपका। अच्छा, सिर्फ पढ़ने से और सिर्फ आंसर लिख देने से वो कंटेंट नहीं प्रोड्यूस होगा, फिर प्रॉब्लम होगा। तो सिर्फ आप खुद सोच के देखिए, आपको सिर्फ 4 किताबें पढ़नी है, 4 किताबें पढ़नी है और वही उसी के टेस्ट लिखने हैं और उसी को बार बार प्रोड्यूस करना है। और आपको ये भी पता है कि वही क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके बावजूद आप नहीं करते हैं, तो फिर उसमें हमारी और गलती नहीं। मेरा काम था कि एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर दें कि जिससे आप पढ़ के जूलॉजी आपके लिए आसान हो जाए। जो हमने अपने टाइम में स्ट्रगल किया कि यहाँ ढूंढते कंटेंट, यहाँ ढूंढते, मतलब ढूंढ ढूंढ के ही जिंदगी चली जाती थी, तो वो काम हमने आपके लिए आसान कर दिया है। तो आपका पहला काम है, इस बुक को खूब रिवाइज करिए और जाके उसका टेस्ट लिखिए। टेस्ट लिखने से क्या होगा कि आप इंटरकनेक्टेड फॉर्म में कर लेंगे। और दूसरा एक मोटिवेशन आता है कि क्या है कि हमें ये टारगेट कंप्लीट करना है, ये टारगेट कंप्लीट करना है। अदरवाइज जूलॉजी में क्या होता है कि हमको लगता है मुझे आता है और हमेशा हेजिटेंट होते रहते हैं, जीएस करते रहते हैं और जूलॉजी हमेशा नेग्लेक्ट होता है। और जैसे ही आपका एक टाइम पीरियड चला जाता है, उसके बाद जूलॉजी आप नहीं कर पाते। अगर पहले से आपने कर लिया तो कर ले जाएंगे। मतलब कोई स्टूडेंट, जैसे मेरे 3-4 स्टूडेंट है, उन्होंने जिस दिन जूलॉजी का पेपर है उसी दिन जूलॉजी का आंसर लिख के भेज दिया। मैं आपको चैलेंज करके देखता हूं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं इस समय, आप नहीं लिख पाएंगे अभी। आपको लगता है जूलॉजी पेपर 1 बहुत इजी है, मगर आप 4 घंटे में आपको टेस्ट पेपर भेज देता हूं, आप नहीं लिख पाएंगे। भले ही आपको मैं बोलूं कि देख के लिखना है, तब भी नहीं लिख पाएंगे आप। रीजन क्या है कि आपने पहले से उसका प्रैक्टिस नहीं किया है और अपने टाइम पीरियड से पहले उसको जूलॉजी को प्रिपेयर नहीं किया। वो स्टूडेंट उन्होंने लिख लिख के इतना भयानक प्रिपेयर कर रखा है कि जिंदगी। और एक चीज अब एक भी याद समझिए, आजकल का जैसा फ्री हो रहा है ना, आपको ऐसा मत सोचिएगा कि पहले के तरीके हर बार फ्री आपका निकल जाएगा, वो भी बहुत मुश्किल काम है। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको जिंदगी में जब भी मौका मिले, ठीक है, आपको जूलॉजी इस लेवल का तैयार करके बैठना होगा, मेंस के 1-2 जीएस ऐसा तैयार करके बैठना होगा कि जब भी मौका मिले कि एटलीस्ट जूलॉजी में 300 प्लस। और एक जीएस में भी अगर आपका एग्जांपल समझिए, अगर जूलॉजी में 300 भी मैं आपका मान लूं आ जाता है, और किसी एक पेपर जीएस में भी 120 आ जाता है, और 120 भी अगर मैं मान जाऊं आपका किसमें, एसे में आ जाता है, तो आपके होते हैं 540। बचे हुए 3 में अगर एवरेज भी आपका 100 भी आया ना, तब भी 840 होता है। तो आप बिना किसी एक पेपर को, ठीक है, बहुत अच्छा किए हुए आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप ऑप्शनल और किसी एक जीएस पेपर को बहुत अच्छे से स्ट्रांग बनाइए, और उसके बाद अगर आप बाकियों में एवरेज भी परफॉर्म करते हैं, तब भी 800 मार्क्स क्रॉस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिना जूलॉजी के सेलेक्ट हो पाएंगे, वो भी बहुत मुश्किल काम है। लक फैक्टर होगा कि आपका इंटरव्यू में 200 मार्क्स दे दे, या तो उसके लिए बहुत, मतलब इंटरव्यू बेसिकली बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है, उसके बारे में मतलब ना मैंने दिया है ना मैं उसमें ज्यादा आपसे बोल पाऊंगा, ठीक है। मगर कहने का मतलब है, जो चीज आपके हाथ में है पहले उसे कवर कीजिए, ठीक है। अब आइए उसके बाद का क्वेश्चन क्या है। ये पूरा माइक्रो इवोल्यूशन के बारे में पूरा डिटेल में दिया है कि कैसे होता है। नेचुरल सिलेक्शन होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, जेनेटिकल फ्लो होगा, नॉन मैटिंग होगा, इवोल्यूशनरी चेंज ओवर द टाइम, अल्टीमेटली पॉपुलेशन में क्या आएगा जी, ये सारा आपको दिया गया। यही आपने डायरेक्टली एग्जाम ने पूछा है, उसने नेचुरल सिलेक्शन और पॉपुलेशन कनेक्ट किया है, इसका मतलब आपको माइक्रो इवोल्यूशन इसे कनेक्ट करना है और साथ साथ कोई एग्जांपल देके बहुत अच्छे से बताना है। तो इसमें एक एग्जांपल नहीं, बहुत ढेर सारे एग्जांपल दिए हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट दिया गया है, पेस्टिसाइड बीक साइज वाला दिया गया है, ओवर द 1000 जेनेटिक मेकअप विदाउट पॉपुलेशन इज डोमेस्टिक ऑफ डॉग्स के बारे में दिया है। तो इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स में दिया है, फीमेल चूज पार्ट। तो आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। मेरा काम था आपको एक अच्छा कंटेंट देना, मैंने दे दिया, और उसमें से क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं सेम टू सेम लाइन भी आ रही है। मतलब पढ़ना तो आपको पड़ेगा, लिख लिख के प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये हमारा गारंटी है, जब आप टेस्ट लिखोगे जो इवोल्यूशन का वो होगा, उसे हम धीरे धीरे आपको बहुत ऊपर ले जाएंगे। आप जैसे मतलब इवोल्यूशन आपका इवैल्यूएशन जो कॉपी का होगा वो बेस्ट होगा हमारी तरफ से, ठीक है। अगर आपको लिखने का काम आपका है, अब ये पेडिग्री एनालिसिस देखिए, ऑटो इसमें ऑटो डोमिनेंट वाला भी दिया है, सेक्स लिंक्ड वाला भी दिया है, ठीक है। ये सारा बुक में दिया हुआ है, इससे ज्यादा आपको वहां पे लिखने का जरूरत नहीं था, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा था। अब आते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है 3A का।
सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डिस्क्राइब द कॉमन मिमिक्री इन द इंसेक्ट, ड्रा द प्रोसेस ऑफ चेन इलोंगेशन हो गया, और पूछा है राइबोसोम का एक्शन पूछा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है, और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन पूछा है। अब आइए, ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी होगी, ये आपको पूरा डिटेल में दिया है। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? ये पूरा मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के बारे में बुक में और भी थोड़ा है, वो आप, मैंने पूरा उसका फोटो नहीं खींचा है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा वही है। अब उसके बाद मिमिक्री का आप देख लीजिए, डिफिनीशन ऑफ मिमिक्री, टाइप्स ऑफ मिमिक्री, इसमें पूरा इंसेक्ट, जो इंसेक्ट है ये सारा दिया हुआ है, ठीक। मिमिक्री भी पूरा डिटेल में दिया हुआ है, इससे ज्यादा आप वहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे। और इतना इतना मतलब कंटेंट को आप बार बार जब रिवाइज करेंगे इजिली, डायग्राम के साथ में, ठीक है। ये 3 डायग्राम बना के आते हैं, मोर देन एनफ, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं, ठीक। अब उसके बाद इलोंगेशन के बारे में, ये तो सारी बुक में दिया होगा, ये हमारी बुक में भी पूरा डिटेल में दिया है, तो आप इसको यहाँ से कर लिया आपने। अब उसके बाद आता है राइबोसोम, आता है, ये देखिए डायरेक्टली आपके उसमें बुक में दिया हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ राइबोसोम, ठीक है। ये सारा मैकेनिज्म आपको दिया हुआ है बुक में। अब आइए, अब दिखाते हैं हम आपको। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में ये सारा एप्लीकेशन दिया है, कितना आप लिख के आओगे, है ना। फ्लो चार्ट में भी दिया है, पूरा डिटेल में भी दिया है, तो आपको करके आना है। किताब से बाहर कुछ नहीं है, मगर समस्या ये है कि आपने किताब ली है और उसको सजा के रखी हुई थी, और आपने मतलब प्री के बाद ही उसको पढ़ना स्टार्ट किया है, तो मतलब ये आपके लिए प्रॉब्लम का इशू था। हमने सारा कुछ दिया था, ठीक है, आपको ही करना था। अब उसके बाद, इसके बाद का जो क्वेश्चन है, अब आइए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे आया है, मेजर मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन हॉर्स एवोल्यूशन, साइलेंट फीचर ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। अब आइए दिखाते हैं आपको। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टेप्स क्या है, ये सारे स्टेप दिए हैं, अप्रोच स्टेप सारा दिया, ठीक है। यही डायग्राम बनाना था और ये स्टेप के देख के आते आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया था। अब इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स यूजिंग, इवोल्यूशन है। अब इवोल्यूशनरी जो ट्रेंड है, यही मॉर्फोलॉजिकल के पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हॉर्स किस तरह से चेंज हुआ, ये दिया है। इसके बावजूद अगर इतना भी पढ़ा होता तब भी हो जाता, उसके बाद भी ये कैसे कैसे ये पेरीहिप्पस हो गया, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, ये सारा इसी के अंदर में पॉइंट्स में चीजें चेंज की हैं। साइज क्या है, फीट क्या है, टीथ क्या है, उसका पोस्चर क्या है, ये सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर उसके बाद स्पीसीज के फॉर्म में भी दिए हुए हैं। तो जो फॉसिल मैंने थे उसके हिसाब से भी दिए। तो आप अगर इसको पहले से प्रिपेयर किया होता, जैसे टेस्ट सीरीज में इसको मैंने पूछा हुआ है, अगर आपने एक बार भी लिखा होता तो इजीली आप वहां से रेप्लिकेट कर देते और ज्यादा बेटर करके आते। सिर्फ पढ़ के जाने से हमेशा डाउट होगा, डायग्राम में एरर होगा, और स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन में 100% एरर होता है, क्योंकि आपने इसको ज्यादा बहुत पहले से कभी प्रिपेयर नहीं किया होता। हॉर्स, एलिफेंट, मैन का जो फॉसिल वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो वो प्रॉब्लम करता ही है। अब इसके बाद आइए, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर आप देखिए, और ये पूरा फीचर्स और सारा उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो अभी तक आपने जितना भी पार्ट ए देखा, उसमें से कुछ भी किताब से बाहर नहीं, सब कुछ दिया है, वेल स्टैंडर्ड कंटेंट के साथ दिया है। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपने उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं किया, और रिवीजन प्री के बाद नहीं होता बेटा, प्री के बाद सिर्फ पन्ने पलटे जाते हैं और थोड़े बहुत टेस्ट लिख के आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है। आजकल जितना प्री मेंस के बीच का टाइम है, वहां पे सिर्फ मतलब जो वेल प्रिपेयर्ड है उसको ही वो ऑर्गेनाइज करके जा पाता है, आप नया नहीं पढ़ पाएंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट जूलॉजी से अगले साल का मेंस देने जाते हैं, तो एटलीस्ट इतना तो समझ लें कि हमारी 3 बुक जो है, वॉल्यूम 1 और 3 और 4, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर वॉल्यूम 2 छूट भी जाता है तो वो प्री के बाद हो जाएगा, मगर वॉल्यूम 1, 3, 4 आपको यहीं पे प्रैक्टिस कर करके, रिवाइज कर करके ही बैठना है, ठीक है। आप खुद सोच के देखिए, इतनी मोटी मोटी किताबें आप लोग पढ़ के बैठे हैं, 3 किताबें हैं, एक 400 पन्ने की है, 5-5 पन्नों की, मतलब 1400 पन्ने आपको पहले पढ़ के बैठे हैं, कितना दिन लगेगा। और वो ये वही टॉपिक है जो जिंदगी भर आपसे पढ़ते आए, क्योंकि जूलॉजी आपने लिया है, तो ये तो फैक्ट है कि आपने जूलॉजी बायो में आपका 12th रहा होगा, फिर बीएससी, एमएससी, जो मतलब आप जिस फील्ड से हो, मेडिकल हो, चाहे वेटनरी से हो, चाहे कोई भी बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे बीएससी जूलॉजी हो, ऑनर से कुछ भी हो, एटलीस्ट आपने उसको लिया है। कैसे भी स्टूडेंट रहे होंगे एग्जाम में, तो आपने लिख के ही पास किया होगा ना।
तो इसको चीज को समझिए, और बहुत ज्यादा 1500 पन्ने, उसमें से 1700 पन्ने में पूरा जूलॉजी हमने आपको खत्म कर दिया। वो भी गारंटी है कि सारा क्वेश्चन वहीं से है, कुछ भी बाहर से नहीं है। तब भी आप लोग उसको पढ़ेंगे नहीं और उस पर टेस्ट नहीं लिखेंगे, तो उसमें फिर जूलॉजी में नंबर नहीं आता, तो हमारी गलती कैसे है? ठीक है, मेरा कंटेंट आपके सामने है, उसमें से कुछ नहीं आया है, कुछ कम है, तब हमें मेरे को बोलिए कि सर यहाँ से क्या इंप्रूव कर सकते हैं। ये सब बोलोगे, मेरे को भी मजा आएगा काम करने में, और आपको भी उसमें ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अब आइए देखें ये सारा जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में। तो पार्ट ए से ही आप 115 मार्क्स का अटेंड कर सकते थे इजीली। ठीक है, तो अब आते हैं फिजियोलॉजी, ये पार्ट बी में हम आते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, फेट मैप ऑफ एम्ब्रियो, एक्टिवेशन बेस्ड एनर्जी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डाइपेप्टाइड ऑफ प्रोटीन, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब आइए हम दिखाते हैं आपको ये कहां से है। ये बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक दिया है और ये स्लो ब्लॉक दिया है। ठीक है, और एक साथ साथ आपका मेरा ना यूट्यूब में देखने का फर्टिलाइजेशन पे एक लेक्चर पड़ा होगा, वहां पे मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया भी है। तो आप यूट्यूब में जाके वो फर्टिलाइजेशन वाला लेक्चर देख लेंगे तो भी वहां से भी ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक एकदम डायरेक्टली आपके बुक में दिया है और सफिशिएंट कंटेंट दिखाया हुआ है। बात समझ में है ना? तो ये आप वहां से देख लीजिएगा, आपको आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है फेट मैप फॉर फ्रॉग, मतलब एम्फीबिया का पूछा है। ये सारा पूरा फेट मैप दिया हुआ है, यही तो पूछा है उसने, ये सारा दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है? एक्टिवेशन बेस्ड एनर्जी वाला, फंक्शन, एंजाइम फंक्शन एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी, देखिए लिखा हुआ है, और ये पूरा एंजाइम एक्टिवेशन बेस्ड एनर्जी का कंसेप्ट सारा लिखा हुआ है। यहाँ ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ लिखा है, पूरा डिटेल में आपका डिस्क्रिप्शन वहां पे दिया हुआ है। तो आप जब बुक में जाएंगे बायोकेमिस्ट्री के एंजाइम पार्ट में, ये पूरा डिटेल में समझाया गया है, एक्टिवेशन बेस्ड एनर्जी से इसका सारा कंसेप्ट क्लियरली लिखा हुआ है वहां पे। उसके बाद आइए आप डाइपेप्टाइड के बारे में दिखा था। तो डाइपेप्टाइड का बेसिकली यही है, वन एमिनो एसिड टू दूसरा एमिनो एसिड यहाँ पे ज्वाइंट हुआ। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला, ये आपको यहाँ पे बनाना था, किस तरह से ये आपस में दोनों ज्वाइंट होंगे। उसके बाद जब डाइपेप्टाइड का ये स्ट्रक्चर के बारे में ही पूछा था, डाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके बाद जब ये बनता है तब आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी किस तरह से हाइड्रोजन और अदर जो मॉलिक्यूल्स के जो मतलब इससे अटैच होते हैं, उसके बाद किस तरह से फोल्डिंग वोल्डिंग स्टार्ट होती है, तब आपके बाद बता सकते हैं कि किस तरह से ये डाइपेप्टाइड बॉन्ड किस तरह से फोल्डिंग में मदद करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आगे बता सकते हैं। मगर बेसिक जो बताना था यही बताना था। ठीक है, अब आगे आइए, हाँ, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल सिनेप्स। ये बेसिकली सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिक और सिनेप्स। तो हमने इलेक्ट्रिक भी अपनी बुक में दे रखा है और केमिकल भी दे रखा है। यूपीसी का कुछ भरोसा नहीं है, वो किस दिन इलेक्ट्रिक भी शॉर्ट नोट में अटैच कर देगा कि लाइट शॉर्ट नोट ऑन, मतलब पूरा केमिकल पूछेगा और साथ में अटैच कर देगा राइट लिटिल बिट अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक सिनेप। उस समय आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बुक में पूरा दिया हुआ है। ये देखिए स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ केमिकल सिनेप्स, ये पूरा एक तो फ्लो चार्ट पूरा ब्लॉक में दिया, इतना भी बना देंगे तब भी 10 नंबर में आपका काम हो जाएगा। उसके बाद स्टेप वाइज पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि किस तरह से आपका सिग्नलिंग सिस्टम होगा, कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज होगा, उसके बाद कैसे दूसरे पे अटैच होगा, सिनेप्टोब्रेविन, सिंटैक्सिन, और ये सारा जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ये सारा आपको पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया? नर्व इम्पल्स वाला क्वेश्चन हो गया। तो 5 के 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बुक में मिल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद 6A वाला क्वेश्चन है। अभी आइए फिर से हम देखते हैं। ये हो गया, सारे 5 क्वेश्चन, पांचों के पांचों बुक्स हैं, कुछ भी बाहर नहीं और सफिशिएंट लेवल का कंटेंट है, और डायरेक्टली सेम टू सेम यही लाइन भी लिखी हुई है। राइट डाउन द रिएक्शन प्रोड्यूस दैट NADH। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसको भी क्रैप साइकिल आती है इजिली लिख लेगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड ATP सिंथेसिस, ये भी अभी बताते हैं आपको। ये क्वेश्चन जो बड़ा सिंपल दिख रहा है ना, स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखने में जितना सिंपल है वो सबसे ज्यादा टफ है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के में आपको लिखने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है।
ये हम अभी आपको डील करेंगे। डायरेक्टली डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट। अब आइए, ये क्रेब्स साइकिल हो गया, स्टेप्स हो गया, ये पूरा बुक में दिया गया। बुक में जाएंगे तो इसका रेगुलेशन भी दिया हुआ है, उसका किस किस मेडिसिन से क्या इम्पैक्ट है पूरा डिटेल में दिया गया, कहाँ ऑक्सीजन का क्या रोल है, सारा कुछ दिया हुआ है। क्योंकि अभी आपसे पूछ देंगे कि क्रेब्स साइकिल आपने जानते हैं एरोबिक होती है, मगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन यूज कहाँ होता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए बताने के लिए। तो ये सारा चीजें आपको खुद लिख के आना है, कि मतलब एग्जाम में पूछता नहीं है, मगर आपको ये सब जब कंटेंट वहां पे लिख के आते हैं तब आपको पता लगता है यू आर ए गुड स्टूडेंट, आपने अच्छे से चीजें पढ़ी हैं। ये हो गया क्रेब्स साइकिल वाला, ये पूरा डिटेल में दिया है। कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी ये आपका पूरा दिया है, प्रोटॉन पंप वाले के बारे में दिया है। और हमारी बुक में साथ में एक प्रोटॉन पंप भी दिया है, रोटेटरी बॉयल रोटेटरी मेथड वाला भी दिया हुआ है। क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि आज की प्रोटॉन पूछ रहे, कल जाके रोटेटरी मॉडल वाला क्वेश्चन आपसे पूछ देंगे। तो बुक में आपको ये प्रोटॉन ग्रेडियंट वाला सारा लिखा है, उसके बाद रोटरी मॉडल वाला भी एटीपी जनरेशन जो है वो भी किसी दिन डायरेक्टली पूछ देंगे। अभी उन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछा है, मगर उसका हमेशा एटीपी और माइटोकॉन्ड्रिया का रोल जब पूछेंगे तो ये रोटरी मॉडल ऑलरेडी बताना पड़ेगा आपको। तो ये जो कंसेप्ट है ये सारा जो दिया हुआ है, क्योंकि जब माइटोकॉन्ड्रिया का रोल पूछेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। क्योंकि एटीपी F1 और F0 के बारे में जब बताएंगे, F0 तो ये आपको ये अल्टीमेटली ये बताना पड़ेगा। तो आपको पूरा डिटेल में प्रोटॉन ग्रेडियंट का जो सिस्टम है वो पूरा बुक में अच्छे से दिया हुआ है। बस आपको प्रिपेयर करना था, बार बार रिवाइज करना था और उसके बाद जाना था लिख के। अब आइए क्या है, ये क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट है, आपको दिखता होगा। ल्यूकोसाइट कैरेक्टरिस्टिक हो गया, लिम्फोसाइट का है मेन कैटेगरीज, ग्रेनुलोसाइट और ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल का दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, फंक्शन में क्या है इन्फेक्शन इंक्रीजिंग। और ये अब ये ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रोफिल बेसिकली कहाँ काम करता है, इन्नेट इम्यूनिटी में काम करेगा। इन्नेट इम्यूनिटी में काम करता है तो इन्नेट इम्यूनिटी का आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन के जो साइंस होते हैं, फीवर होता है, स्किन का रेडनेस होता है, बाकी फिर पेन का सेंसिटाइजेशन इंक्रीज करेगा, हिस्टामिन के फैक्टर्स को प्रोड्यूस करेगा रिलीज करने के लिए, बाकी इनगल्फिंग फैगोसाइटिस फैक्टर्स को रिक्रूट करेगा। तो अल्टीमेटली ये आपको जब ये न्यूट्रोफिल का फंक्शन लिखना था तब आपको क्या करना था, आपको इम्यूनिटी का जो नॉलेज है वो यहां पर प्रेजेंट करना था, तब जाके। अदरवाइज मुझे पता है कि इसके पास आपके पास फंक्शन लिखने के लिए पॉइंट ही नहीं है और क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा हुआ है, बात समझा है, तो आपके लिए पॉइंट्स नहीं है। तो ये एक बेसोफिल है, जैसे बेसोफिल बेसिकली आपका एलर्जी में काम करता है। तो एलर्जी वाला जो आपका आईजीई वाला सिस्टम है वो किस तरह से मास्ट सेल वाला जो फंक्शन होता है वो आपको लिख के आना है। उसके बाद जब मोनोसाइट के बारे में जब लिखेंगे तो बेसिकली आप क्या लिखेंगे, मोनोसाइट इज बेसिकली चेंजेस इनटू मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज क्या है, एंटी डेंड्राइटिक सेल्स है जो क्या करता है MHC1 एंड MHC क्लास 2 के साथ में मिलके साइटोटॉक्सिक और आपका ह्यूमरल एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है। तो ये जो कंटेंट जब आपको लिख के आएंगे तब जाके आपको इसमें मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज सुपरफिशियल कंटेंट लिखेंगे तो सुपरफिशियली मार्क्स मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको दिखने का जो पीवाईक्यू करते रहते हैं ना, वो बेसिकली इसको इस तरह से प्रिपेयर करके चले जाएंगे और सोचेंगे मार्क्स आ जाएगा, नहीं आएगा। क्योंकि आप पीवाईक्यू जब प्रिपेयर करेंगे इससे ज्यादा आप सोच ही नहीं सकते। मगर इम्यूनिटी में आप ये सारा कुछ पढ़ते हैं, बुक में ये जाएंगे बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि ये सारा उसमें आपको फंक्शन में लिखना है। मुझे तो सपने नहीं आएंगे ना कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, मगर आपको क्या है इंटरकनेक्शन सीखना होगा। अब ये आप देखिए मोनोसाइट में यहां लिखा है, जैसे एक मिनट रुकिए, मोनोसाइट का जैसे ये है मोनोसाइट, ये देखिए मैक्रोफेज है, ये डेंड्राइटिक सेल, ये आपको ये वहां पे लिख के आना है ये कैसे रोल प्ले करता है, ठीक है। अब आइए आगे, अब ये डेवलपमेंट ऑफ हार्ट है, ये 5 1 2 3 4 5 6 एक सिंपल से डायग्राम है। किस तरह से देखिएगा डे वाइज इसका डेवलपमेंट हो रहा है। आप इस तरह के डायग्राम बना लीजिए, इसी के साइड में जो जो लिखना है लिख लीजिए यहाँ पे, और उसके बाद ये आपका डेवलपमेंट हार्ट खत्म हो गया। ये प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। अभी तक कोई भी क्वेश्चन जितना भी आप टफ कर लें बुक से बाहर नहीं है,
समस्या ये है कि जो स्टूडेंट जिनके पास हमारे पास बुक नहीं थी या जो भी है, उन्होंने इस बुक को ईमानदारी से खत्म ही नहीं किया है। बात समझ आया ना? पहले इन बुक को खत्म कर लीजिए, उसके बाद बताइए क्या छूट रहा है। कुछ छूटेगा ही नहीं। अगर कुछ छूट जाएगा वो हमें बताइए, हम उसको खुद प्रोवाइड करेंगे। मगर इसको प्रिपेयर करके करके अच्छे से प्रिपेयर करिए और टेस्ट लिखिए, ठीक है? आपका कुछ भी बाहर से नहीं जाने वाला। अब इसके बाद आया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में, अभी आते हैं आगे। अब क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द एलिमेंट हर्ट हो गया। अब आया क्वेश्चन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में है, एडल्ट फीटल हीमोग्लोबिन के मैकेनिज्म एंड एक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक सेल के बारे में, ठीक है? होम्योटिक जीन के बारे में है, बॉडी एक्सिस फॉर्मेशन के बारे में। अब आइए आगे। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये पूरा आपको दिया हुआ है, ठीक है? ये सारा दिया हुआ है, हो गया। अब उसके बाद आइए क्या है, हीमोग्लोबिन, ये क्या क्वेश्चन था? हाँ, फीटल और अब फीटल स्टेज में आपको ये टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन में ये फीटल हीमोग्लोबिन के बारे में ये दिया हुआ है, ठीक है? अब उसके बाद साथ में ये चीज ध्यान से दिएगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वाला एक कहाँ गया? अब ये देखिए यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन का ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन यहाँ पे दिया गया बीपीजी, और उसके बाद आप उसमें बता सकते हैं कि किस तरह से इसकी एफिनिटी जरूरी है। तो जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वाले जो कुछ डायग्राम है, ठीक है, वहां किस तरह से एक जुड़ता है, उसके बाद कैसे एफिनिटी इंक्रीज होती है, वो सब एक डायग्राम वहां पे बना के चले आएंगे। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन में मैं ये मान सकता हूँ आपके पास इतना कंटेंट या नॉलेज नहीं होगा क्योंकि आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है? मगर काम चलाने के लिए आप इसको ठीक है, ये वाला थोड़ा सा बता के और फिजियोलॉजिकल फंक्शन में ऑक्सीजन के मतलब एफिनिटी के कंसेप्ट में वहां पे फिजियोलॉजिकल बता सकते हैं, और उसका बीपीजी बिस्फिनॉल के साथ में उसका रोल भी बता सकते हैं किस तरह से वो करता है। उसके बाद एक थोड़ा सा ऑक्सीजन का जो ये कर्व बनाया था अभी आपने, वहां पे वो एक डायग्राम वहां पे बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बना के अपना काम चला सकते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल आपके पास वहां पे रिप्रोड्यूस करने का नहीं होगा, मगर चॉइस भी होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन से आप बचने का कोशिश करेंगे, ठीक है? अब आते हैं, अब साइटोटॉक्सिक सेल सी सेल बेसिकली सेलुलर इम्यूनिटी के बारे में पूछ रहा है, पूरा दिया है सेलुलर इम्यूनिटी, ये देखिए पूरा डिटेल में दिया है। उसके बाद एक बेहतरीन सा फ्लो चार्ट दिया है, ये देखिए साइटोटॉक्सिक सेल, साइटोटॉक्सिक सी सेल, ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है? इससे ज्यादा आप वहां पे लिख नहीं पाएंगे, और इससे सिंपल मैं आपको कोई आपको दे भी नहीं सकता। समझ में है ना? इससे सिंपल आपको अगर सेलुलर इम्यूनिटी के बारे में पूछे, ये साइटोटॉक्सिक सील के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है। ये आपका काम था, इसको प्रोड्यूस करना था वहां पे, और आराम से आपको मार्क्स मिल जाता, क्योंकि इस कंटेंट में सुपरफिशियल नहीं है। ये जो आप सोच रहे हैं ये सारा, ये जो रिलीजिंग ये फैक्टर्स हैं, ये आपको देख के आप जाएंगे और जाके एग्जाम में प्रोड्यूस कर देंगे, ये सब नहीं होना, ये सब ख्याली पुलाव है, ठीक है? अब आगे आइए, आगे का क्वेश्चन क्या है? ह्यूमैनिटिक जीन के बारे में पूछा है और एक्सिस फॉर्मेशन इन चिक के बारे में पूछा है। तो हेम्योटिक जीन का बेसिकली पैटर्न फॉर्मेशन में काम होता है। तो ये आप हेम्योटिक जीन का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका रोल बताएंगे कि कैसे क्या होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि हेम्योटिक जीन का डिफरेंशियल जो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेस में आपका क्या जो मॉर्फेजन को रिलीज करता है। तो ये एक्सिस फॉर्मेशन आपके चिक आपके सिलेबस में है, और बुक में ये दिया हुआ है किस तरह से WTNT, नोडल सिग्नलिंग, बाइबर फॉस्फेक्टर, और ये जो आपका BMP और ये सारा जो सिग्नलिंग सिस्टम है, ये किस तरह से कंसंट्रेशन इसका होगा, एंटीरियर पे कौन होगा, पोस्ट डॉर्सल पे कौन होगा, ये काम कौन करवाता है? ये होम्योटिक जीन ही करवाते हैं। बात समझ में आया ना? क्योंकि जो डिफरेंशियल मॉर्फोजन का कंसंट्रेशन होता है वो होम्योटिक जीन पे डिपेंड करता है। सॉरी। तो ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और ये आपको ये पता होना चाहिए कि होम्योटिक जीन का यही काम है। इसी बेसिस पे आपका एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का जो डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। तो ये बुक में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, बात समझे ना? तो आपको ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना था, और ये आपको जब एक ऑर्गेनाइज वे में पढ़ेंगे आसानी से आप लिख लेंगे, ठीक है? अब आते हैं उसके बाद क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है 8th नंबर का, स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन चिक एम्ब्रियो। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है? क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, अगर थोड़ा बहुत आपको यहाँ से लिंक भी करना है तो गैस्ट्रुलेशन इन चिक दिया हुआ है, फर्टिलाइजेशन होता है, कॉर्टिकल रोटेशन होता है, वो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, मगर एग्जैक्टली चिक के बारे में नहीं पता है आपको, है ना?
और मतलब सब कुछ ह्यूमन जैसा ही होता है, मगर वहां पे फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी होता है, फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी होता है। इसका मतलब क्या है कि जो ओवा होता है वहां पे स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म के जो हेड होते हैं वो इंटर कर जाते हैं, मगर फ्यूज सिर्फ एक ही होता है, तो इसे फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। ये आपका मतलब बर्ड्स में होता है, मगर बेसिकली अब वहां पे एग्जाम हॉल के अंदर इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना मुश्किल काम था, तो इस तरह के क्वेश्चन से आप बचेंगे। मगर आप ध्यान से देखेंगे कि आपको गैस्ट्रुलेशन आपके उसमें है, ऐसा कोई आपको इस पेपर में देके कोई ऐसी मजबूरी आपको नहीं है कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की आपको जरूरत है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और ये क्वेश्चन सबसे इजी दिख रहा है मगर ये टफ है क्वेश्चन। डिस्कस द रोल ऑफ ओवेरियन हार्मोन इन फीमेल रिप्रोडक्शन। आइए आपको डिटेल में भी हम समझाएंगे इसको, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल वाला आप देखेंगे, ये दिया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर दिया है, प्रॉपर्टीज दी है, फंक्शन के बारे में दिया है, ये बुक में सारा हो गया, ठीक है। एक्सेप्ट अगर चिक के रिप्रोडक्शन छोड़ दें, सारा कुछ बुक से आया हुआ है, कुछ भी बाहर नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे बोल रहे हैं, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि उन्होंने पूछा है ओवेरियन हार्मोन का पूछा है और उनका रोल रिप्रोडक्शन में पूछा है, तो ये क्वेश्चन आसान नहीं है। अब आपको पता होगा कि आपने एस्ट्रोजन देखा है और प्रोजेस्टेरॉन देखा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि रिलीज कहां से होता है। अगर आप ये बता नहीं पाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगा, आप रिप्रोडक्शन में रोल नहीं बताएंगे। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि सबसे पहले जो आपका, अब एक पूरा ही मैं आपको डिटेल बता देता हूं, एक मिनट रुकिए। oogenesis होता है तो प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, उसके बाद ग्राफिकन फॉलिकल बनेगा। इनके जो ग्रैनुलोसा सेल्स से क्या रिलीज होता है, एस्ट्रोजन रिलीज होगा। एस्ट्रोजन कैसे रिलीज होता है, जो एलएच सेल होती है वो थीकल सेल होगा। हम अब इसमें आपको दिया नहीं, बताया नहीं है मैंने, इसका लेक्चर फ्री में नहीं है, हमारे क्लासरूम जो क्लास वाले जो जूलॉजी वाला लेक्चर है उसमें बताया कि जो एलएच होगा वो थीकल सेल जो होती हैं उस पे जाके काम करेगा और वहां इनिशियल जो एरोमेटेज बनाएगा, ठीक है। थीकल सेल से एग्जांपल के लिए समझिए, ये ओवा हुआ, ये हुआ और ये, ठीक है, ये थीकल सेल है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स है, फॉलिकुल सेल है। थीकल सेल से क्या बनेगा, इनिशियल पार्ट एरोमेटेज बनेगा, एरोमेटेज क्या होगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा ग्रेनुलोसा सेल में एफएस के प्रेजेंस में, और अल्टीमेटली क्या रिलीज होगा, एस्ट्रोजन रिलीज होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, जो फॉलिकल्स होते हैं उससे क्या रिलीज हो रहा है, एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। तो ये आपको बताना पड़ेगा एस्ट्रोजन कहां से रिलीज हो रहा है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो रिलीज होता है इसका काम क्या क्या है। एस्ट्रोजन जब रिलीज होता है तो ये सबसे पहले कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा, एफएसएच का होगा, और लगभग सेम बराबर एलएच का होता है। मगर आप खुद सोचिए, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल गया, ग्राफिकल फॉलिकल, तो नंबर ऑफ फॉलिकल का ज्यादा हो जाएंगे, तब इसका मतलब है कि बहुत ढेर सारा एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। तो एलएच से पहले एस्ट्रोजन का सर्ज होता है, मतलब एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। एस्ट्रोजन का जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ब्रेन को यह सिग्नल देता है कि भैया ओव्यूलेशन कराना है, बात समझ रहा है, ओव्यूलेशन कराना है, तो एस्ट्रोजन के हाई कंसंट्रेशन सेंस देता है ओव्यूलेशन कराना है। तो क्या होगा, अब जाके एलएच सर्ज होगा, अब जाके यहाँ जो ग्राफिकन फॉलिकल बना था वहां से ओआर रिलीज होगा और इन्फंडिबुलम या फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, और क्या बनेगा, कार्पस लुटियम बनेगा। ये ओवा जो होगा वो आपका फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। ये कहां चलाएगा, फॉलोपियन ट्यूब में। तो एस्ट्रोजन का काम क्या है, रिप्रोडक्शन में ओव्यूलेशन कराने में है, किस तरह से एलएच सर्ज करवाएगा। बात समझ, आपको एस्ट्रोजन के दुनिया भर के काम पता है, मगर रिप्रोडक्शन में एग्जैक्टली काम क्या है, वो ये है काम कि एलएच का सर्च करवाने का जो काम है वो कौन करेगा, एस्ट्रोजन करेगा, ठीक है। उसके बाद जो काम है, ये जो कार्पस लुटियम बना था ये क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, यहाँ पे जो ये सारा जो
यूट्रस का जो डेवलपमेंट है इस लेवल का, यूट्राइन ग्लैंड हो गया, उसका वेसल्स हो गया, उसकी स्ट्रेटम फंक्शनैलिस हो गया, ये सारा चीजें आपको यहाँ बताना है। और ये मुझे पता है, जहां तक ये जो पीवाईक्यू कैटेगरी के जो लोग हैं वो इस तरह का कंटेंट प्रिपेयर करके नहीं जा पाते, क्योंकि वो सुपरफिशियली पढ़ के जाते हैं, उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन जो आपको बहुत सिंपल दिख रहा था कि एस्ट्रोजन का लिख देंगे और प्रोजेस्टेरॉन का लिख देंगे, एग्जैक्ट फंक्शन रिप्रोडक्शन में आपने कतई नहीं लिखा होगा और मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है, रिलैक्शन और ये इनहिबिट का फंक्शन है कि वो किस तरह से फीडबैक मैकेनिज्म को रोल करेंगे, वो आप कर लेंगे, मगर एस्ट्रोजन का फंक्शन स्पेशली बता पाना बहुत मुश्किल है। और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन का इस डायग्राम के साथ प्रेजेंटेशन आपको वहां पे करना था, जो थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके बैठा होता है स्टूडेंट, जिसने बार बार टेस्ट सीरीज लिखा हुआ था, उसके लिए आसान होगा। तो ये आप देखेंगे पेपर 2 बेसिकली कंपैरेटिवली वो पिछले के मुकाबले थोड़ा सा रैंडम टाइप का पेपर था, मगर बात क्या है कि सिलेबस सही था, सिलेबस के पॉइंट्स हैं। तो ये दिखाता है आपको फाइनल में कि कंक्लूजन ये है कि आपको सिलेबस प्रिपेयर करना है। पीवाईक्यू ये डायरेक्शन देते हैं कि आपको उस कंटेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, आपको देखना कैसे है इस पेपर को। मगर आप पीवाईक्यू को रिलाई होके आप पेपर 2 तो कतई नहीं तैयार कर सकते, क्योंकि उसमें जो कंटेंट होता है, कंटेंट जो लिखना है काफी इंटरकनेक्टेड फैशन में लिखना है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ आप लोगों के लिए बुक को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, दिसंबर से पहले जितनी बार हो सकता है, और साथ में टेस्ट लिखिए। टेस्ट लिखने से क्या होगा, माइंड में विजुअल मेमोरी बनेगा, और हमारा ये काम है कि आपकी कॉपी इस लेवल से इवेल्युएट हो सके ताकि आपका इंप्रूवमेंट हो सके। ठीक है, तो आप इसको मतलब आप अच्छे से करिए। बाकी हम आपको अभी कुछ देर बाद आपको ये भी पेपर 1 का भी कैसे हमारी बुक से था, कैसा डिस्क्रिप्शन था, और क्या क्या हमारी टेस्ट सीरीज में होगा, 1-2 दिन में वो भी वीडियो हम आपको दे देंगे। अभी के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।